हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मटलानी एंड आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो ऑलमोस्ट आज से 5 हफ्ते पहले 5 वीक्स पहले डाला था, जिसमें मैंने आप लोगों का एसएससी बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप लोगों का महाराष्ट्र बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया था। अब वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको उसके वीडियोस कहाँ मिलेंगे? मेरे चैनल पे आप जाओगे ना, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। तो ये रहा आपका चैप्टर 9 पार्ट 3। तो मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर जो है 2-3 पार्ट्स में कवर किया है। तो 9 चैप्टर्स हैं आपकी हिस्ट्री के जो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो 5 चैप्टर्स है। और उसमें भी आप देख सकते हैं 5th चैप्टर जो है मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। अगेन दोनों प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया है? ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के PYQ पेपर्स के लिए। आपके जो पिछले 4 साल के PYQ पेपर्स हैं वो मेरे पास हैं। 2022 का जो है वो मैं इस वीडियो में एनालाइज करूंगी। 2023, 2024 एंड 2025, 2023, 24 और 25, ये PYQ पेपर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगी। तो ये है PYQ 2022। ये मैंने क्या है ना कि जो चारों पेपर्स हैं 22, 23 और 24 और 25, चारों पेपर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पेपर्स डाल दिए हैं, पर उसमें अभी आंसर्स नहीं है। तो आंसर्स किस पे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पर जो यहाँ पे राइट साइड में ये लिंक दी गई है ना, इसको QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का QR कोड भी है। तो आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए, कनेक्ट करिए और मुझे एक फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पेपर डाला है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वैसा। आपको जो आने वाले बोर्ड्स में पेपर होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो हम इस पेपर को भी देखेंगे, और यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बनाया है एक अलग PDF में। तो वो PDF ये वीडियो के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग जाइए, टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंटेंट आता है, बहुत सारे नोट्स आते हैं। हर चैप्टर के नोट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चैप्टर 9 के भी नोट्स मैंने डाले हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के नोट्स इसमें दिए ही दिए हैं। सो वापस आते हैं, फोकस करते हैं हमारे PYQ 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। आपका है ये पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। मार्क्स है 40। पेपर का एक एनालिसिस देख लीजिए, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है पहले वो देख लीजिए। तो 40 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का मिला के। आपके लिए क्या, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। जो फिगर्स राइट में दी गई हैं वो आपकी मार्क्स इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर आपको ना हर क्वेश्चन के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा, और यहाँ पे आपको 2, 3 या 4 मार्क्स लिखी होंगी, वो आपके पूरे क्वेश्चन की मार्क्स हैं। ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 to 5 हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। कि it is mandatory to write a complete statement as an answering question number 1A and 6। तो क्वेश्चन 1A और 6 क्या है पता है? MCQ क्वेश्चन हैं कि जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से कोई एक जो होगा ना वो आपके ब्लैंक का सही जवाब होगा। तो उसमें आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। ये नहीं कि आपने लिखा क्वेश्चन, आपने आंसर शीट पे क्या किया, क्वेश्चन 1A उसका पहला, फिर आपने सीधा आंसर ही लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं आगे दिखाऊंगी तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी ये बात। In question number 2A and 8B, the appropriate answers are expected to be written by pen only in the concept map। कॉन्सेप्ट मैप का आपको क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे मैप्स रहते हैं ना आपके, तो ये कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं इनको। यहाँ पे आपको सेंटर पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, और फिर आपको कहा गया होगा कि इसके कुछ आप 4 आइडियाज लिखिए। तो आपको धीरे धीरे आगे क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ाऊंगी ना, ये समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें। तो इसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पेन से ही आंसर लिखेंगे अपना, आप पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। And then question number 1A and B
and question number 6 are repeated, then only first attempted answer will be considered. The answers of question number 1A and B and question number 6 are repeated, then only first attempted answer will be considered. अगर आप किसी क्वेश्चन का दो जवाब देते हो के लाइक मैंने आपको बोला जैसे क्वेश्चन 1A फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने पहले ब्लैंक के दो जवाब दे दिए तो जो आपने पहला दिया है वही कंसीडर किया जाएगा. सो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1A जिसके लिए आपको कहा है ना कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. तो इसका मतलब है कि ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा सेंटेंस है ना, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय डैश. तो आप ऐसा नहीं कर सकते आंसर शीट पे. मान लो ये आपकी आंसर शीट है तो आपने लिखा, यहाँ पे देखो आपने क्वेश्चन नंबर लिखा 1A, तो पहले आपने लिखा 1A, फिर आपने लिखा करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, ये आपका क्वेश्चन है. फिर आपने नंबर 1 डाल दिया यहाँ पे और जो आंसर है सीधा इसका आंसर क्या है A. तो आप ऐसे 1A या फिर 1 लिख के जेम्स ऑगस्टस हिकी बस इतना लिख दिया, ऐसा आंसर नहीं कंसीडर करना है. आपको क्या करना है बाकायदा 1A आपका क्वेश्चन और फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो ब्लैंक है वो पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना है. देन आपको ये आपका जो आंसर है वो लिख के उसको अंडरलाइन करना है. आपको मैं एक आइडिया दिखा देती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. अब आपको ऑप्शंस लिख के आने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पे. आपके आंसर शीट पे आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पे दिए गए हैं, लेकिन आपकी जो आंसर शीट है कि उस आंसर शीट पे आपको सिर्फ सेंटेंस लिखना है और जो आपका आंसर है वो अंडरलाइन करके रखना है. ध्यान दीजिएगा ये गलती बहुत कॉमन है, मैंने देखी है बोर्ड एग्जाम्स में लोग करते हैं. सिर्फ 1 और अपना आंसर, 2 और अपना आंसर ऐसा लिख देते हैं. ऐसा नहीं करना है. ये बोर्ड एग्जाम्स है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है अपना जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसका. सो आपके आंसर्स पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं. क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं? आपका पहला क्वेश्चन था द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश. तो इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक चैप्टर नंबर 5 से है हिस्ट्री के. सो अगेन जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 1 to 5 जो है आपके हिस्ट्री के है, तो हम हिस्ट्री का पार्ट पहले करते हैं. आपका पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया था साल था 1781 और पर्सन थे जेम्स ऑगस्टस हिकी. इन्होंने इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेटेड. तो आपको नाम भी याद रखना है. बाकी जो आपके ऑप्शंस है ना सर जॉन मार्शल, एलन ह्यूम और माइकल फोकल्ट, इनका न्यूज़पेपर से कोई लेना देना नहीं है. कि सर जॉन मार्शल 1920 में इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंदु घाटी सभ्यता की जो एक्सकवेशन हुई थी, जो खुदाई हुई थी, जो सर्च हुई थी, उसको लीड किया था. एलन ह्यूम उनका भी कोई न्यूज़पेपर से लेना देना नहीं है. माइकल फोकल्ट इनका भी कोई लेना देना नहीं है. ये इन्होंने कोई भी न्यूज़पेपर शुरू नहीं की थी इंडिया में. सिर्फ एक पर्सन है आपके दिए गए 4 ऑप्शंस में से जिन्होंने न्यूज़पेपर शुरू की थी, वो थे जेम्स ऑगस्टस हिकी. इनके न्यूज़पेपर का नाम आप याद रखिएगा. सो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 5 से पहला क्वेश्चन. सो आपका सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज डैश. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब शुरू हुई थी ये आपको पता होनी चाहिए. और क्या थी ये मैंने आपको बताया था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है जितने भी हमारे पुरानी एक्सकवेशन होती हैं, हमारे जितनी भी चीजें एक्सकवेशन में मिलती हैं हमें, उन सबको संभालने का, उन सारे एक्सकवेशंस को लीड करने का काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. हमारी ऐतिहासिक धरोहर संभालते हैं वो. तो जब ये स्टैब्लिश हुई थी तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल डीजी कौन थे? 4 ऑप्शंस अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल और फ्राइडरिक मैक्समिलर. आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम. मैंने आपको बताया सर जॉन मार्शल ये 1920 में इन्होंने एक्सकवेशन लीड की थी, पर ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल नहीं थे. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम. ये नाम याद रखिएगा.
विलियम जोन्स, इनका नाम भी आपने चैप्टर 2 में सुना होगा। इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री, आई थिंक इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखी थी। और फ्रेडरिक मैक्स मिलर जो थे वो एक ओरिएंटलिस्ट थे। मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है चैप्टर 2 में कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से जब इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाती थी तो वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, इंडिया को गरीब समझते थे, इंडिया को पिछड़ा हुआ समझते थे। जो अंग्रेज इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही चकाचौंध तरीके से लिखते थे, बहुत ही अमेज्ड होते थे, उनको क्यूरोसिटी होती थी इंडिया के बारे में जानने की, उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते थे, जैसे मैक्स म्यूलर थे। और फिर आते हैं हमारे अपने नेशनलिस्ट होते हैं, जो इंडिया को एक देशभक्ति भाव से इंडिया का इतिहास देखते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको चैप्टर 2 में समझाई हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है आपके चैप्टर 2 से। इन केस आपको जाके पढ़ना हो तो आप जाकर के पढ़िए दोबारा वो चैप्टर, आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। जैसे यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं कौन से चैप्टर से, कौन से चैप्टर हैं जिसके क्वेश्चंस आपको ब्रीफ आंसर ब्रीफ में पूछे जाते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज डैश एट कोलकाता। इंडिया का पहला म्यूजियम कौन सा है जो कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। आपके आंसर, आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, या फिर इंडियन म्यूजियम। मैंने आपके लिए सारे आंसर्स जो है यहाँ पे इस पीडीएफ में दिए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया है। आपका आंसर है इंडियन म्यूजियम। ये है आपके चैप्टर नंबर 9 से। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9 में हमने म्यूजियम्स, उसके साथ लाइब्रेरीज और इंसाइक्लोपीडियाज लास्ट में कवर किए थे। तो म्यूजियम्स में जब हमने इंडियन म्यूजियम के बारे में पढ़ा था तो 3 म्यूजियम्स मैंने आपको बताए थे, इंडियन, गवर्नमेंट और नेशनल। ये इंडिया के पहले 3 म्यूजियम्स थे। मुंबई का सबसे बड़ा म्यूजियम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपका सही जवाब है सिर्फ उसी पे फोकस करें, क्या बाकी के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उनके पीछे की डिटेल, उनके पीछे के फैक्ट जो है आपको पता होने चाहिए। ये आपके 3 क्वेश्चंस के पीछे कितनी मार्क्स थी? 3 मार्क्स थी। आपको मार्क्स कैसे पता चलेंगे? यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स दिए गए हैं। 3 मार्क का टोटल क्वेश्चन है, 1A जो है टोटल 3 मार्क का है और 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब हर फिल इन द ब्लैंक जो है ऑलमोस्ट 1 मार्क का है। इस तरह कैसे आपको दिमाग में रखना है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है। 3 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो गए अगर आप ब्लैंक सही से दे के आते हैं। देन आता है आपका 1 का बी। क्या करना है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। पेयर दिए गए हैं, जोड़ी दी गई है और आपको इसमें से जो जोड़ी गलत है वो पहचाननी भी है और उसको सही से लिखना भी है। अगेन 3 मार्क का है ये भी। यहाँ पे भी आपको 3 पेयर दिए जाएंगे और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि any1 any2 वाला, तो यहाँ पर आपको तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं। अगेन ब्लैंक्स में भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है any1 2 या 3 का, तो मतलब आपको तीनों अटेम्प्ट करने हैं। आपका पहला जो पेयर है वो है ये, बेंजामिन ट्यूडेला स्पेन, पर्सन का नाम है, कंट्री का नाम है। मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता इंडिया और युआन शांग चाइना। अब ये पेयर कहाँ से आया है? ये पेयर आया है आई थिंक चैप्टर 8 से, टूरिज्म से आया है कि बेंजामिन ट्यूडेला एक ट्रैवलर थे और वो कौन सी कंट्री से थे? स्पेन से। मार्को पोलो अगेन एक ट्रैवलर थे जो इटली से थे। युआन शांग जो थे वो भी ट्रैवलर थे चाइना से। पर इब्न बतूता ये ट्रैवलर थे जो इंडिया से नहीं बल्कि मोरक्को से थे। तो आपको सही पेयर लिखना है, आपको सही पेयर लिखना होगा। आपको कहा गया है रीराइट इट, तो आपका रीराइट होगा इब्न बतूता इंडिया के बजाय आप लिख के आओगे इब्न बतूता मोरक्को। देन आते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन पे। पहला है मलखंभ फिजिकल एक्सरसाइज गेम। यहाँ पे एक स्पोर्ट का, एक गेम का नाम दिया गया है और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। फिर है कबड्डी, अगेन एक गेम है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया गया है कि वो एक आउटडोर गेम है। आइस हॉकी वो एक एडवेंचरस गेम है और आते पत्ते वो एक इंडोर गेम है। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत पेयर है और उसको सही करके लिखना है। तो इसमें जो आपका गलत पेयर है ना वो है आते पत्ते। आते पत्ते एक इंडोर गेम नहीं है बल्कि वो एक आउटडोर गेम है।
ये आपके स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपको ये दिया गया है। इवन मल्लखम्ब का आपको इमेज मिलेगा। कबड्डी हम जानते हैं कि आउटडोर होता है, वो एक आउटडोर गेम है। आइस हॉकी एक एडवेंचरस गेम है, इसमें एडवेंचर होता है। पर आत्य पत्य वो इंडोर नहीं खेला जाता, चार दीवारों के अंदर नहीं खेला जाता, वो बाहर खुले मैदान पे खेला जाता है। कि सो नेक्स्ट अगेन आपका देखो, एक ही बार में आपको सेम चैप्टर से दो बार क्वेश्चन आया है। अगेन आपको कहाँ से, चैप्टर नंबर 5 से, मास मीडिया न्यूज़पेपर वाले चैप्टर से फिर से क्वेश्चन आया है। अगेन आपका नाम दिया गया है, कौन सी न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू की ये बताया गया। जेम्स अगस्टस हिकी, मैंने अभी आपको बताया बंगाल गैजेट इन्होंने शुरू किया था, तो ये तो गलत ऑप्शन नहीं है। बाल शास्त्री जाम्बेकर, इन्होंने दर्पण शुरू किया। बहु महाजन, इन्होंने धन्योदय शुरू किया। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी की शुरुआत की। तो इसमें जो आपका गलत ऑप्शन है वो है आपका थर्ड वाला। बहु महाजन ने धन्योदय स्टार्ट नहीं की थी। इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं बताया गया कि ध्यानोदय किसने शुरू किए, पर यह बताया गया कि ज्ञानोदय वो पहली इंडियन न्यूज़पेपर थी जिसमें एशिया और यूरोप का मैप प्रिंट हुआ था। तो आपका सही जवाब आपको देना है कि बहु महाजन जी ने कौन सी न्यूज़पेपर शुरू की। तो उसका सही जवाब है कि उन्होंने प्रभाकर न्यूज़पेपर शुरू की। तो आपका ऑप्शन कैसे आएगा, आप लिखोगे बहु महाजन डैश देके प्रभाकर, आपका करेक्शन होगा। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का ए, आपके मार्क्स कितने हैं, 4 मार्क्स। क्या कहा गया है, एनी टू मतलब आपको यहाँ पे 2 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको उनमें से कोई 2 लिख के आने हैं, कोई 2 हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब यही था कॉन्सेप्ट चार्ट, ऊपर मैंने आपको जिसके लिए कहा कि आपको कॉन्सेप्ट चार्ट में पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है। कि सो एनी टू है मतलब आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। 4 मार्क का टोटल क्वेश्चन है, मतलब हर एक के पीछे आपके 2 मार्क हैं। पहला अटेम्प्ट करोगे 2 मार्क्स श्योर है। दूसरा अटेम्प्ट किया, अगेन 2 मार्क्स का। तीसरा अटेम्प्ट करने पे आपको कोई खासी मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो 3 दिए गए हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ऐसे चार्ट्स दिए जाएंगे अलग अलग शेप्स में, आपको उनको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एमसीक्यू दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपका सही होगा। यहाँ पे आपको वो 4 ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि क्या आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द टाइमलाइन रिगार्डिंग encyclopedias रिलेटेड टू हिस्ट्री सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 9, आपके चैप्टर नंबर 9 का ये दूसरा क्वेश्चन निकला है आपके इस पेपर में। इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में मैंने बताया था, इंसाइक्लोपीडियाज बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखी जाती है और हिस्ट्री पे भी लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको जो दी गई है ना चार्ट, वो ये कहती है कि ये यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, आपको बताना है कि ये इंसाइक्लोपीडिया कौन से साल में लिखी गई। और फिर मैंने आपको साल दिया है, आपको बताना है कि इस साल में कौन सी इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई। अगेन अल्टरनेट करके आपको इंसाइक्लोपीडिया का नाम दिया गया है, अब बताना है कौन से साल में आई। फिर आपको साल दिया गया है 1946, अब बताना है इस साल में कौन सी इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे कंप्लीट करके आपको दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे आपके आंसर हैं। तो भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये आपके इंसाइक्लोपीडिया का नाम है। क्या नाम है, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। कौन से साल में पब्लिश हुई थी, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया है जिसका आंसर है 1876। फिर आपको साल दिया गया है 1932, आपको बताना है कौन सी इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई। नाम है भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश। फिर दिया गया है भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश, मतलब इंडिया की मेडाइवल हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया है। प्राचीन मतलब एंशियंट, मध्ययुगीन मतलब मेडाइवल। साल है 1937, तो ये ब्लैंक हो गया फिल। फिर आपका आ गया लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। 1946 में कौन सी इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई थी, नाम था भारतवर्षीय अर्वाचीन चित्रकोश, मॉडर्न इंसाइक्लोपीडिया, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पे। तो ये हो गया आपका लास्ट भी। फिर आते हैं आपके अगले सेकंड कॉन्सेप्ट चार्ट पे।
आपके सेंटर पे क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का नाम बताइए। 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, मतलब आपको 4 स्पोर्ट्स के नाम बताने हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कौन से हो गए? हमारे पास क्रिकेट है, गोल्फ है, उसके बाद हमारे पास बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है। आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे नाम दिए गए हैं। फिर आपका तीसरा चार्ट हो गया। चार्ट में आपसे पूछा गया है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। टेंजिबल और इनटेंजिबल को मैंने आपको समझाया है कि टेंजिबल का मतलब होता है वो चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हो, सॉरी, और इनटेंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। कल्चरल हेरिटेज आपकी सांस्कृतिक धरोहर, तो वो सांस्कृतिक धरोहर जिन्हें आप टच कर सकते हो, यहाँ पे आपसे वही पूछा गया है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आप जाएंगे ना अपना चैप्टर नंबर 3 पे, पेज नंबर 18 पे देखोगे ना, तो एक पिंक बॉक्स दिखेगा। वो पिंक बॉक्स में आपको टेंजिबल कल्चर है, उसके ऊपर आपको एक और बॉक्स दिखेगा जिसमें इनटेंजिबल कल्चर है, और फिर उसके साथ साथ आपके क्या कहते हैं, नेचुरल और मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी हैं, तो वो भी आपको देखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 तो मैंने आपको आइडिया दिए हैं, पर इसके अलावा भी और बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप वो पढ़िए। आपको हो सकता है कोई ना कोई नाम याद आ जाए। मैंने और 4 ऑप्शंस में दिया है। आगरा फोर्ट है, लेकिन आगरा में ताजमहल भी है। अजंता के केव्स हैं, लेकिन एलोरा के और एलिफेंटा केव्स भी हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का CSMT स्टेशन, वो भी एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, लेकिन उसके साथ साथ अहमदाबाद सिटी, चंडीगढ़ सिटी भी है। जयपुर का जंतर मंतर भी है। तो जो मैंने ब्रेक लिया था 1 महीने का, मैं यहीं पे थी, जयपुर उदयपुर ही घूमने गई थी, जंतर मंतर, तो वो एक हेरिटेज साइट थी। तो जंतर मंतर आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2A। अब आते हैं क्वेश्चन 2B पे। आपका क्वेश्चन 2B है शॉर्ट नोट्स। इसमें भी आपको क्या क्या आ गया है, एनी टू। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स है 4 मार्क्स टोटल 2 आंसर पे, मतलब एक आंसर के पीछे आपको कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है। क्वेश्चन क्या है, सबाल्टन हिस्ट्री। सबाल्टन हिस्ट्री क्या होती है। फिर आपसे पूछा गया है वॉल्टियर के बारे में कि वॉल्टियर कौन थे। फिर आपसे पूछा गया है लुवो म्यूजियम। मतलब देखो यहाँ पे आपका काम क्या किया गया है, यहाँ पे आपको इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है जिसको या तो आप एक्सप्लेन करो, या तो आपको किसी पर्सन के बारे में बताया हो, इस पर्सन के बारे में बताओ, या तो फिर आप इस प्लेस के बारे में लिखो। एक डिटेल नोट करोगे ना, या तो आप कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, या तो किसी पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करो, या किसी जगह के बारे में लिखो। मैंने तीनों ही के बारे में आपके यहाँ पे आंसर्स दिए हैं। सबअल्टर्न जो होता है ना, मैंने आपको समझाया होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है ये। टाइप, एक टाइप ऑफ राइटिंग हिस्ट्री है, इतिहास लिखने का एक तरीका है ये सबअल्टर्न हिस्ट्री, जो कि मार्क्सिज्म से शुरू हुआ था। एक तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से इसकी शुरुआत हुई। अब सबाल्टर्न में होता क्या है, जब आप इतिहास को निचले दर्जे से लिखना शुरू करते हो। देखो यूजुअली हम हिस्ट्री पढ़ते हैं राजा महाराजाओं के नज़रिए से, सल्तनत के नज़रिए से, बहुत बड़े जंग होती है, बहुत बड़ी वार होती है, उस नज़रिए से इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन हम कॉमन लोगों को, मामूली लोगों को, जैसे हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं कि जो लोअर क्लास होते हैं, जो लोअर कास्ट के होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं कि। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री जो होती है ना, उसका काम यही होता है कि इतिहास को जो सबसे निचले दर्जे के लोग हैं ना सोसाइटी के, उसके व्यू पॉइंट से या उसके नज़रिए से लिखना। अब इसका आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे एक इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की ने। अब इसमें फोकलोर, हमारी जो लोकल स्टोरीज होती हैं, जैसे आप कहते हैं अपनी फोक स्टोरीज होती हैं, कि वो कॉमन लोगों के नज़रिए से इतिहास अगर आपको लिखना है ना, तो उसके लिए आपको वो लोकल कहानियाँ सुननी पड़ती हैं कि आप लोकल लोगों में क्या कहानियाँ चलती हैं, आप लोकल लोग किस बारे में क्या मानते हो, आप अपने इतिहास को किस कहानी की तरह सुनाते हो, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबाल्टर्न में। तो इंडिया में इसकी शुरुआत जो की थी वो थी रंजीत गुहा जी ने। इन्होंने 1980s में शुरुआत की थी। इनके कुछ बुक्स भी हैं, लेकिन इनसे पहले
महात्मा फुले जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने भी अपने जो वर्क था, उन्होंने जो चीज़ें लिखी थी, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को सबाल्टन तरीके से, सबाल्टन नज़रिए से ही लिखा था। फुले ने हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटी के बारे में, शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटी के बारे में वो फाइट करते थे शूद्रा के हकों के लिए। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी गुलामगिरी। उन्होंने उसमें भी इतिहास में इस कम्युनिटी के साथ, शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटी के साथ क्या अत्याचार हुआ, क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ धर्म के नाम पे, वो सब उन्होंने गुलामगिरी इस बुक में एक्सप्रेस किया था, लिखा था। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलित कम्युनिटी के बारे में, दलित कम्युनिटी का इंडियन इतिहास जो है ना, वो अपनी 2 किताबें हु वर द शूद्रस और द अनटचेबल्स में लिखा था, जो एक इंपॉर्टेंट काम है उनका, सबाल्टन नजरिए से लिखा गया। सॉरी। सो ये आपका एक आंसर हो गया सबाल्टन पे। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम पर्सन समझते हैं, वोल्टेयर, जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोis मैरी एरॉक्ट। फ्रेंच नेम है, बोलने में बहुत ट्विस्टेड होता है कि। सो he believed that along with objective truth, the chronology of events, factors like traditions, social conditions, trade, economy, and agriculture were equally important in historiography. ये आपके चैप्टर 1 से है। ये मैंने आपको बताया कि सबाल्टन हिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर 2 से है। वोल्टेयर का जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 में, वोल्टेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जब हम ये समझ रहे थे कि ये हिस्ट्री राइटिंग के जो अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग नजरिए हैं, वो कैसे डेवलप हुए थे वेस्ट में। तो इंडिया में तो बाद में हुए, पहले वेस्ट में, पहले यूरोप में डेवलप हुए थे ये आइडियाज। तो वोल्टेयर जो थे, उनका ये मानना था कि इतिहास में एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। ऑब्जेक्टिव मतलब सच जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करना, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है क्रोनोलॉजी भी बताना। मतलब ये चीज पहले हुई, इसके बाद ये चीज हुई, और दूसरी चीज ये हुई। तो पहले 2020 में कुछ हुआ, फिर 2021 में कुछ हुआ, 2022 में कुछ हुआ। क्रोनोलॉजी भी देना, और जो जैसे हुआ उसको वैसे ही सच को लिख देना। लेकिन उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट होता है, अलोंग विथ क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेडिशंस, लोगों की परंपराएं, लोगों की समाज में क्या कंडीशन है, क्या हालत है, लोगों का व्यापार कैसा चलता है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, उनकी खेती बाड़ी कैसे चलती है, मतलब उनका कामकाज कैसे चलता है, उनके अनाज का क्या इंतजाम होता है, कैसे इंतजाम होता है। ये सब चीजें इतिहास लिखते वक्त ना नजर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मानना था वॉल्टियर का। His ideas introduced a new thought that to write history properly, one must understand all aspects of human life, not just political events. हम बार बार जब इतिहास की बात करते हैं ना, हम पॉलिटिकल इवेंट्स पे देखते हैं, ये राजा ने इस राजा से लड़ा, ये राजा ने ये सल्तनत हासिल की, ये राजा यहाँ से वहां जाकर के रहने लगा, बस राजा ने राजा के साथ क्या किया, किसने किससे लड़ाई की, हम बस पॉलिटिकल इवेंट्स पे ही फोकस करते हैं। लेकिन वॉल्टेयर के नज़रिए ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया नज़रिया इंट्रोड्यूस किया कि हमें इंसान की ज़िंदगी का हर पहलू, हर एक एस्पेक्ट जो है वो कंसीडर करना चाहिए जब हम इतिहास लिखते हैं। Because of this broad and scientific approach, Voltaire is regarded as the founder of modern historiography. दो चीजें नहीं भूलिएगा, वॉल्टेयर का पूरा नाम, ओरिजिनल नाम क्या है, उसकी आइडिया क्या है, और उसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अप्रोच दी ना, उससे नजरिया ब्रॉड हो गया। ब्रॉड मतलब बढ़ गया, दायरा बढ़ गया, कहते हैं ना कि दायरे से बढ़ गया। पहले दायरा छोटा था, बस पॉलिटिकल इवेंट्स की बात होती थी, अब इंसान की जिंदगी के हर पहलू की बात होती है जब इतिहास लिखा जाता है। तो अब हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, पर्सन देख लिया, प्लेस देख लेते हैं। लूवो म्यूजियम। लूवो म्यूजियम पेरिस में है, 18 सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था, ताकि जो फ्रेंच रॉयल फैमिली है ना, उनकी जो भी एंटिकिटीज है, उनके पास जितने भी एंटिक चीजें हैं ना, उनको कलेक्शन पे लगा सके, उनको डिस्प्ले पे लगा सके, और वही सब वहां पे डिस्प्ले पे लगाया गया है। सबसे फेमस काम जो वहां पे एग्जीबिशन पे है वो है मोनालिसा, जो कि पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची की, जिसका काम बना था फ्रांसिस वन,
जो कि फ्रांस के राजा हुआ करते थे 16th सेंचुरी में। सन 1500 में जो फ्रांस के राजा हुआ करते थे फ्रांसिस वन, उनके पैट्रोनेज के अंदर, उनकी देखरेख के अंदर लियोनार्डो डा विंची ने ये पेंटिंग बनाई थी, मोनालिसा। The museum's collection greatly expanded due to the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. Today, the Louvre is one of the largest museums containing more than 380,000 artifacts. इस म्यूजियम में पहले सिर्फ फ्रेंच रॉयल फैमिली, फ्रांस की जो शाही परिवार है, उन्हीं की कलेक्शन हुआ करती थी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट, जिनको कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ जीता, बहुत धन दौलत हासिल की और बहुत सारी जंगें जीती, तो वो जब भी अपनी किसी कॉन्क्वेस्ट से, किसी जंग से वापस आते थे ना, तो अपने साथ लूट के प्लंडर में बहुत सारी और चीजें, एंटिकिटीज जैसे कि लेके आते थे। फिर वो चाहे महंगे बर्तन हो, महंगे ज्वेलरी हो, महंगे हीरे जवाहरात हो, सोना चांदी हो, वो अपने साथ लेके आते थे। तो उनकी वजह से ना ये म्यूजियम की जो कलेक्शन थी, जो पहले सिर्फ रॉयल फैमिली के कलेक्शन को डिस्प्ले करते थे, अब वो दुनिया भर से जो जीत के आए नेपोलियन, वो सब डिस्प्ले पे जाने लगा। इसलिए आज यहाँ पर कम से कम 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स हैं। सो इसी के साथ आपका खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 2B, शॉर्ट नोट्स। देन आता है आपका अगेन क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन। अब इन स्टेटमेंट्स को वजह बताइए कि ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है या क्यों है, वजह के साथ बताइए। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको कोई 2 लिखने हैं, इसका मतलब है हर एक के पीछे आपके 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क का टोटल है। आपके 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपको बताने हैं इनके पीछे की वजह। पहला सेंटेंस है कि वी मस्ट प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी है तो शायद मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो है, बार बार ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। सो वी मस्ट प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। हमें हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर संभालनी चाहिए। वजह क्या है, क्यों संभालनी चाहिए, वजह क्या है, क्यों प्रिजर्व करनी चाहिए? क्योंकि वो हमें हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं और हमें ये बताते हैं कि हम कौन हैं। इससे हमें सेविंग दिस हेरिटेज इज इम्पोर्टेंट, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी पता हो। तो 3 रीजंस दिए गए हैं कि क्यों हमें अपनी धरोहरों को बचाना चाहिए। पहला, उनसे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। दूसरा, पता चलता है कि हम कौन है। और फिर ये पता चल सकता है आने वाली पीढ़ी को कि वो कौन है। सिंपल सी बात है। आप अपनी फैमिली फोटोज सेव करके रखते हो, आप अपने फोटोज आज ट्रिप पे कहीं जाते हो तो सेव करके रखते हो, ताकि फ्यूचर देख सके, फ्यूचर जनरेशन्स में आप आपके देख सकें। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फोटोज बैठ के देखते हो, आपके आने वाले पोते पोती आपके फोटोज देखेंगे, तो वो भी एक तरह की धरोहर है। वैसे ही हमारे देश की भी धरोहर होती है, और वो प्राकृतिक भी होती है और सांस्कृतिक भी होती है। अब प्राकृतिक धरोहर, जैसे कि हम कहते हैं कि ग्लेशियर वगैरह बचाने चाहिए, तो क्यों बचाने चाहिए? अगर आप और हम ग्लेशियर देख सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखे। फिर आपका सेकंड सेंटेंस है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने के लिए इतिहास का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न आपको देना है। क्योंकि कई बार रिपोर्टर्स को किसी इवेंट का बैकग्राउंड समझाना पड़ता है और उन्हें किसी सिमिलर इवेंट से कंपेयर भी करना पड़ता है। तो इसीलिए पास्ट का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, इतिहास का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कई सारे न्यूज़पेपर स्पेशल कॉलम्स चलाते हैं जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं, कि आज से 100 साल पहले आज ही के दिन क्या हुआ था, आज से 200 साल पहले क्या हुआ था आज के दिन। ये कॉलम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं और इसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। यस, टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। खिलौनों से हमें पता चल सकता है हमारी सांस्कृतिक इतिहास के बारे में, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि पिछले टाइम में लोग किस लाइफस्टाइल में जीते थे, उनके ट्रेडिशंस, उनकी परंपरा क्या हुआ करती थी और उनके बिलीफ क्या हुआ करते थे। सो टॉयज फाउंड इन एक्सकवेशन ऑल्सो प्रूव कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बिटवीन डिफरेंट रीजन्स।
कई बार अब देखो, हो सकता है कि जो टॉयज इंडिया में बनते थे उस वक्त, आज से 1000 साल पहले, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके व्यापारी अपने साथ रोम ले गए हों, रोमन एम्पायर वाले अपने साथ ले गए, व्यापार करने आए थे, व्यापार की चीज़ें तो लेके गए, अपने बच्चों के लिए खिलौने भी ले गए। तो वहाँ पे एक्सकवेशन में कुछ ऐसे खिलौने मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि भाई ये तो इंडिया में बने हुए होंगे, क्योंकि ऐसे तो खिलौने हमें इंडिया में भी मिले हैं 1000 साल पहले, और वैसे ही खिलौने हमें रोम में भी मिले हैं। तो हमें ये पता चलता है कि इंडिया और रोम के बीच में कल्चरल कांटेक्ट था, एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, टच में हुआ करते थे, व्यापार करते थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ करता था। इसी से पता चलता है। कई बार आपको अपने रिश्तेदार के घर पे, अपने किसी रिश्तेदार के घर पे आपको देखेगा कि अरे मेरा टॉय उसके उसका बच्चा लेके गया था। तो ये होता है कि बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं जो आज आप कनेक्ट कर सकते हो, वो पास से कनेक्ट हो सकता है कि रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय बाल जे पंडित ऑन आकाशवाणी वर एंटरटेनिंग। सो क्रिकेट के ऊपर कमेंट्रीज होती हैं, हम सबको पता है। जो कमेंट्रीज आकाशवाणी पे बाल जे पंडित किया करते थे वो बहुत ही एंटरटेनिंग थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी ऐतिहासिक डिटेल्स प्लेयर के बारे में, उस प्लेग्राउंड के बारे में जहाँ पर वो गेम चल रही है, या फिर उसके रिकॉर्ड के बारे में, वहाँ पे कुछ फेमस रिकॉर्ड हुआ था, या उस प्लेयर का कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उस बारे में डिटेल में बताते हैं। तो उनकी वो वेल स्टडीड कमेंट्री, मतलब वो प्लेग्राउंड को पहचानते थे, वो प्लेयर्स को पहचानते थे, उन्हें ये बहुत अच्छे से याद होता था कि ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड बनाया गया था इस मैच में, वो रिकॉर्ड बनाया गया था उस मैच में, ये चीज़ें उनको याद होती थी, वो इतना स्टडी करते थे अपनी कमेंट्री से पहले। इसीलिए लिसनर्स जो थे, उनकी जो कमेंट्री थी वो बहुत इंजॉय करते थे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती थी। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये आपके सबसे इजीएस्ट 5 मार्क्स है, मैं कहूँगी। आपको पैसेज दी गई है, आपको सिर्फ पैसेज पढ़नी है और नीचे दिए गए 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये आपकी पैसेज है, ये आपके आंसर्स हैं। आई थिंक इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आराम से खुद ही जा करके कर सकते हो। तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 1 मार्क का, क्वेश्चन 2 1 मार्क का, और क्वेश्चन 3 2 मार्क का। तो टोटल 4 मार्क का आपका मिलेगा यहाँ पे। आई थिंक मुझसे गलती हुई है, 5 मार्क लिखा है मैंने। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन पेपर में क्या है। क्वेश्चन पेपर में भी आपको क्वेश्चन 4, हाँ 4 मार्क का है, 5 मार्क का नहीं है, 4 मार्क का है। सबसे इजी 4 मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं, 5 नहीं 4 मार्क्स है। तो पैसेज पढ़िए, आंसर दीजिए, आराम से पैसेज पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा इसमें। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एनी टू फॉर 6 मार्क्स। एनी टू फॉर 6 मार्क्स। अब 2 क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हो 6 मार्क्स के लिए, मतलब हर क्वेश्चन के पीछे 3 मार्क है। शॉर्ट नोट था, हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क, यहाँ पे डिटेल में है, हर क्वेश्चन के पीछे 3 मार्क। 4 ऑप्शन है, 4, 50-50 चांस है आपके पास 4 क्वेश्चन में से 2 करने हैं सिर्फ। हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ अवर प्रेजेंट? हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ अवर प्रेजेंट? चैप्टर नंबर 3 का आपका क्वेश्चन है ये। अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पास्ट इज कनेक्टेड टू अवर प्रेजेंट। कैसे हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड है। इतिहास की, पास्ट की चीजें, जैसे पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी चीजें, पुराने परंपराएं, पुराने सिंबल्स हमारे आसपास हमें आज भी देखने को मिलते हैं। पुरानी इमारतें हमारे आसपास आज भी हैं, पुराने हमारे दादे परदादा की हमारी चीजें हमारे घर पे आज भी होती हैं। We feel curious about them because they show the creative ideas and culture of our ancestors. हमारे पूर्वजों की चीजें देख के हमारे अंदर एक इच्छा जागती है, एक क्यूरोसिटी जागती है, ये देखने की, ये समझने की कि हमारे पूर्वज कैसे सोचते थे। दिस बिकम्स अवर हेरिटेज एंड हेल्प्स अस बिल्ड अवर आइडेंटिटी। ये हमारी धरोहर बनती है, ये चीज़ें जो हमारे आसपास होती है ना, ये हमारी धरोहर है, और इससे हमारी पहचान बिल्ड होती है, कि हमारी आइडेंटिटी बनती है। कि
Applied history teaches us to preserve and protect this heritage so that both we and future generations can benefit from it. आपको मैंने पहले ही कहा ये बात। अप्लाइड हिस्ट्री हमें क्या समझाती है कि हमें अपनी धरोहर बचानी चाहिए। क्यों? ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सब उससे कुछ सीख सके, समझ सकें। इट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जॉब भी मिल सकती है आपको अप्लाइड हिस्ट्री की फील्ड में, हेरिटेज मैनेजमेंट में। धरोहर को मैनेज करने के बारे में मैंने आपको चैप्टर में समझाया है, चैप्टर 9 में भी बहुत डिटेल में समझाया है, चैप्टर 3 में भी बहुत डिटेल में समझाया है। सो इन शॉर्ट, अप्लाइड हिस्ट्री यूजेस द नॉलेज ऑफ पास्ट का इस्तेमाल करती है प्रेजेंट को समझने के लिए, ताकि हम फ्यूचर में सही डिसीजन ले सकें, फ्यूचर को गाइड कर सकें। अब जैसे हम पास्ट में 2 वर्ल्ड वार देख चुके हैं, तो हमें पता है, हमें हमारा प्रेजेंट समझ आता है कि आज हम 2 वर्ल्ड वार की वजह से कितना क्राइसिस फेस करते हैं, कितना चांस है कि हम वर्ल्ड वार 3 को देखेंगे, और कितना इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वार 3 ना हो, क्योंकि पिछले 2 वार्स का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा है, वो हमने देख लिया। अब हमको तीसरी नहीं चाहिए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी। डिटेल में लिखिए आकाशवाणी का इतिहास क्या है। एक प्राइवेट कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, एक बिजनेसमैन ने शुरू की, फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे कंपनी को ले लिया। उस कंपनी को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से दोबारा नाम दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। एंड देन अगेन 8 जून 1936 को इसको नया नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, AIR। ऑल इंडिया रेडियो इंडिया की आज़ादी के बाद, पहले 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। इंडिया की आज़ादी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर AIR जो था उसका मैनेजमेंट चला गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास। पहले सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता था रेडियो पे, लेकिन फिर पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने एक नया नाम सजेस्ट किया। ये कवि थे पंडित नरेंद्र शर्मा, इन्होंने ये नाम सजेस्ट किया आकाशवाणी, और उसके बाद से ऑल इंडिया रेडियो का नाम पड़ गया आकाशवाणी। और इसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम के आगे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए गए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाए गए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी प्रोग्राम्स चलाए गए, और लोगों में लिटरेरी प्रोग्राम्स, जैसे कि उनका नॉलेज बढ़े, ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए। फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, यंगस्टर्स, यूथ के लिए, औरतों के लिए। विविध भारती सर्विस ब्रॉडकास्ट इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट्स। आज न्यू रेडियो चैनल्स जैसे कि रेडियो मिर्ची अवेलेबल है, पर आकाशवाणी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडियो सर्विस है। तो यही है आकाशवाणी का इतिहास। डिफरेंस बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, आपके स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें से है। डिफरेंस बताना है आउटडोर और इंडोर में क्या फ़र्क होता है। इंडोर जो होते हैं वो क्लोज प्लेसेस, जैसे कि एक घर या किसी क्लोज्ड हॉल में खेले जाते हैं। वो आप चाहे तो किसी एक जगह पे बैठ के खेल सकते हो, जिसकी चेस हो गई, कैरम हो गई, कुछ कार्ड गेम्स होती हैं, डाइस होती है, चौकाड़ा होता है, इंडियन लूडो, सगरगोट और बटुकली, ये सब जो होती है इनको बड़ी ओपन स्पेसेस की ज़रूरत नहीं होती, और एक छोटे से घर में, छोटे से रूम में एक जगह बैठ के खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स को ओपन ग्राउंड की या आउटडोर एरिया की ज़रूरत होती है, बड़े स्पेस की, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और एक जगह बैठ के नहीं खेलते। इसमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, आपको आपके हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ज़्यादा कंपेयर टू इंडोर एक्टिविटी या इंडोर गेम्स। इसमें आउटडोर में इंडियन स्पोर्ट्स में जैसे खो खो, लंगड़ी, अट्टे लागोरी, गिल्ली डंडा आता है। फिर इंटरनेशनल में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, ये सब आता है। रनिंग रेसेस, स्विमिंग, मलकम, ये सब भी इंक्लूडेड होता है। कि तो आउटडोर और इंडोर का फ़र्क आई थिंक आपके लिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ के जाओ तो भी आप इसका एक लॉजिकल आंसर लिख के आ सकते हो ऐसे क्वेश्चन का। What are the professional opportunities in tourism hospitality industry available to history students? आपके चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 9 तक आपको अलग अलग फील्ड में हिस्ट्री का क्या काम है, और उसके बाद
हिस्ट्री के नॉलेज से आपको उस फील्ड में क्या जॉब्स मिल सकती हैं, ये एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आपको बताया गया है। वैसे ही टूरिज्म वाले चैप्टर में भी है, चैप्टर 8 में भी है। तो अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, इंडस्ट्री में क्या जॉब्स मिल सकती हैं कि क्या है, टूर गाइड, हेरिटेज वॉक के लीड कर सकते हो, म्यूजियम टूर्स दे सकते हो, मॉन्यूमेंट के गाइड्स बन सकते हो, क्योंकि आप पास्ट को अच्छे से समझते हो। तो ये सब जो है ना, पास्ट से जुड़ी हुई जगह है। हमारे टूर गाइड्स होते हैं, हमारे हेरिटेज वॉक होती है, शहर में कौन सी हेरिटेज जगह है वो हम दिखाते हैं। म्यूजियम का टूर देना, किसी मॉन्यूमेंट का टूर देना, ये सब एक काम होते हैं जो आपको अगर इतिहास का नॉलेज हो तो ही आप कर सकते हो। फिर आप कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो कि जिसको हम कहते हैं ना, आपकी ऐतिहासिक धरोहर, आपकी सांस्कृतिक धरोहर की जो जगहें हैं, उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें कंजर्व करना, उसका काम भी आप कर सकते हो। फिर टूरिज्म ऑल्सो नीड्स पीपल फॉर प्लानिंग टूर। टूर प्लान करना कि कब कहाँ जाना सही होगा, कौन सी जगह सेफ है, कौन सी नहीं है, कहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है तो वहीं आप लेके जाओ। ये सब प्लानिंग के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। इंफॉर्मेशन लिखने के लिए लोग चाहिए। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे कलेक्ट करना है। ब्रोशर्स क्रिएट करने के लिए, इस ऐतिहासिक जगहों पर बुक्स लिखने के लिए। उसके बाद आप होटल्स, ट्रैवल कंपनीज, टूरिज्म ऑफिस, हेरिटेज प्रोजेक्ट्स पे काम सरकार कर सकते हो। हेरिटेज हेरिटेज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनका काम होता है मोस्टली कि जो भी प्रिजर्वेशन होनी है किसी जगह की, कि भाई ये जगह हमें दिख रही है कि ये ऐतिहासिक नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, पर ये अभी इतने अच्छे हाल में नहीं है, तो इसको हमें संभालना है। तो इसका हम एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, इसको हम प्रिजर्व करने का एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। तो उसमें आप पार्ट ले सकते हो। उसके बाद आप लोकल लोगों की हेल्प कर सकते हो। एज टूरिस्ट बाय लोकल फूड, हैंडीक्राफ्ट, सोविनियर, यूज सर्विसेज लाइक ट्रांसलेटर्स, गाइड्स एक्सेट्रा। तो आप ये सर्विसेज या तो प्रोवाइड भी कर सकते हो, ये सर्विसेज आप ले भी सकते हो। History students have many opportunities to build a good career in this growing field. सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक था आपका हिस्ट्री का पार्ट। ये हमने कर लिया खत्म हिस्ट्री का। आई थिंक आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा सो फार। क्वेश्चन 1 to 5 आपके हिस्ट्री के थे। अब क्वेश्चन 6 to 9 हम लोग जाएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन 6 अगेन क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 6 के लिए लिखा गया था आपको फुल सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको फुल सेंटेंस लिखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक डैश दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि आपने 1 डाल के सीधा आंसर लिख दिया, वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, आपको अपना आंसर लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। डेमोक्रेसी की एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। इनमें से क्या है जो डेमोक्रेसी की एसेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स या जुडिशियल डिसीजंस। सब कुछ इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। आपकी पावर भी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग राइट्स भी होनी चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट भी बहुत इंकरेजिंग है डेमोक्रेसी में, और जुडिशियल डिसीजंस भी मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एसेंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर एक इंसान जो 18 साल या उससे बड़ा है उम्र में, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, सबको बराबर बराबर अधिकार है कि जब भी इलेक्शन होगी आप आकर के वोट कर सकते हो। देन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन ही 2 मार्क का है, मतलब आपके 2 सेंटेंसेस हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिया के आजाद होने से पहले, डैश ट्राइब फ्रॉम ओडिशा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओडिशा में से इनमें से कौन सी ट्राइब है ओडिशा की जिसने अंग्रेजों के रूल के अगेंस्ट बगावत की थी? ऑप्शन है कोली, गोंड, भिल्ला और रामोशी। तो आपका इसका सही जवाब है गोंड कम्युनिटी, गोंड ट्राइब, जो कि ओडिशा से है।
तो आई थिंक ये आपके चैप्टर नंबर 4 से है कि, और ये वाला आई थिंक आपके चैप्टर नंबर 1 या 2 में से होगा पहला। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स एंड गिव योर रीजंस, एनी टू। ध्यान दीजिए, जहां पर आपको एनी टू दिया गया है, आप कोई दो लिख के आइए। आपको तीसरा कुछ लिख के आने पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। एनी टू मतलब आप कोई भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड लिखो, फर्स्ट थर्ड लिखो, सेकंड थर्ड लिखो, आपकी मर्जी है। The judgments of court on various subjects have made the political process in India more mature. इंडिया में कोर्ट्स ने जब जजमेंट पास की है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि वुमेन्स इशू पे, जैसे कि ट्राइबल इश्यूज पे, जैसे कि SC ST कम्युनिटी के इश्यूज पे, जब भी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के इशू पे, सब्जेक्ट पे कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, तो इससे इंडिया में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल गतिविधि है इंडिया में, वो ज़्यादा मेच्योर, ज़्यादा समझदारी आई है उसमें। ये सच है या झूठ है, ट्रू और फॉल्स भी आपको बताना है। तो ये है ट्रू। अब देखो, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, एनी टू कहता है और टोटल क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब हर क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क। आप ट्रू और फॉल्स लिख के आइए, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब वजह लिख के आओगे, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी वजह क्या है, अब ये बताइए कि इसकी वजह क्या है। कोर्ट ने कई बार बच्चों का, औरतों का, ट्राइब्स का जो हक है, अधिकार है, वो प्रोटेक्ट किया है। और इसीलिए, क्योंकि जब आपके राइट डेमोक्रेसी में प्रोटेक्टेड होते हैं तो डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जहाँ पे लोगों के अधिकार कम होते हैं, दबाए गए होते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, वो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो जब आपके अधिकार प्रोटेक्टेड हैं, और क्योंकि इस केस में कोर्ट के जजमेंट्स लोगों का अधिकार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शंस वुड बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्टेट में कितने स्तरों पर और कब इलेक्शन होगी। क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या राज्य सरकार डिसाइड करती है चुनाव के मुद्दे पे? नहीं, राज्य सरकार नहीं डिसाइड करती। आपके चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1951 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट की थी, उन्हीं के पास अथॉरिटी है, वही डिसाइड कर सकते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी डिसाइड नहीं करता सिवाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। उन्हीं को अधिकार है डिसाइड करने का कि देश में इलेक्शन कब होगी और कितने स्टेजेस पे, कितने स्तरों पर होगी। फिर आपका तीसरा है, कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में। अब कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ था, क्या वो अस्तित्व में आया था? हाँ आया था, बिल्कुल आया था। हमने पढ़ा है तो आया होगा, ऐसे ही ना पढ़ा है, एग्जिस्ट करता होगा तभी पढ़ा होगा। तो कब शुरू हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जब लागू हुआ, जब एम, उसका मकसद था लोगों को, कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, एज अ खरीदार जब आप चीज़ें खरीदते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर कई बार आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते हो, उसमें कई बार अडल्ट्रेशन, मिलावट होती है, कुछ चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा लगाते हैं लोग, और कई बार वेट में चोरी होती है। 1 किलो का दिखाएंगे कि 1 किलो हम वेट करके आपको दे रहे हैं, पर वो मशीन में, उस तोले में चोरी है कि वो 1 किलो का बार नहीं है, या उस मशीन की वायर्स टेढ़ी मेढ़ी की गई हैं, तो आपको उसमें वेट में चीटिंग की जाती है, मेजरमेंट्स में चीटिंग की जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो एज अ कंज्यूमर आप फेस करते हो, इससे बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और उसी के साथ शुरू हुआ था कंज्यूमर मूवमेंट। फिर आता है आपका क्वेश्चन 8A, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखिए। एक कोई भी एक, एनी वन, 2 मार्क के लिए कोई भी एक, मतलब 2 मार्क का कोई भी एक लिखिए। पहला है मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताइए। अरे यार, ये क्यों हो जाता है? तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए compete करती हैं। इसके मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए थे। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है, और वही पार्टी से कैंडिडेट इलेक्शन में उतरते हैं और आप उन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हो।
फिर होता है बाय पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि यूएसए में चलता है कि सिंगल पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में चलता है कि बाय पार्टी दो पार्टी है, रिपब्लिकन है डेमोक्रेटिक है, दोनों में से कहीं किसी के भी एक कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है मल्टी पार्टी जो कि इंडिया में चलता है कि जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है NOTA, नन ऑफ द अबाउ का। तो आप या तो किसी भी पार्टी में से कैंडिडेट को चूज कर सकते हो, अगर किसी भी पार्टी का कैंडिडेट नहीं अच्छा लगता तो आप नन ऑफ द अबाउ भी चूज कर सकते हो जब आप वोट करने जाते हो। तो सो मल्टी पार्टी सिस्टम वही होता है जहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सत्ता के लिए compete करती हैं, कंपटीशन में उतरती हैं, इलेक्शन में खड़ी होती हैं। इस पार्टी में कई सारी पार्टीज होती हैं जो ऑलमोस्ट एक जितनी ही पावरफुल होती हैं, एक जितनी ही इन्फ्लुएंशियल होती हैं। तो लोगों को ज़्यादा चॉइस मिलती है जब वो वोट करने जाते हैं। या तो आपके पास बिल्कुल चॉइस नहीं है सिंगल में, या फिर आपके पास दो चॉइस है टू पार्टी सिस्टम में, या फिर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। दिस सिस्टम हेल्प्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड ओपिनियंस इन सोसाइटी। तो मल्टी पार्टी से क्या होता है, एक पार्टी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, भाई हम औरतों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम समझते हैं कि औरतों को ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, ये हमारे पार्टी का आइडिया है। पार्टी बी कहती है कि नहीं, हमें SC ST कम्युनिटी को ऊपर उठाना चाहिए, वहाँ से लोगों को ज़्यादा पावर में आना चाहिए। तीसरी पार्टी कहती है कि नहीं, हम यंगस्टर्स पे फोकस करेंगे, हमें लगता है यंगस्टर्स को पावर मिलनी चाहिए, यंगस्टर्स देश चेंज कर सकते हैं कि। तो तीन पार्टीज और ऐसी और कई सारी अनगिनत पार्टीज अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर आता है आपका वाटर रिवॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया गया है ना, कोई एक लिखना है, आपको ऑप्शन है। तो आपका सेकंड ऑप्शन है वाटर रिवॉल्यूशन पे लिख दीजिए। मेनली इसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का नाम आता है, जिन्हें इंडिया का वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो इन्होंने इंडिया में पर्टिकुलरली राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इन्होंने कई हजार जौहर, जिनको स्मॉल वाटर टैंक्स, पानी के छोटे टैंकर्स, छोटे टैंक्स इन्होंने बिल्ड किए, बनाए राजस्थान में। एंड हेल्पिंग रिवाइव ड्राइड रिवर्स, बहुत सारी सूखी हुई नदियों को इन्होंने दोबारा से रिवाइव किया, दोबारा से जिंदा किया। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तरुण भरत संघ। इन्होंने बहुत सारे गांवों के साथ इंडिया के काम किया ताकि पानी को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, बहुत सारी सूखी हुई नदियों को दोबारा जिंदा कर सकें और बहुत सारे जंगलों को भी बचा सकें। तो इनके इनके काम के लिए ना इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था, जिसको नोबेल प्राइज फॉर वाटर कहते हैं कि। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आपको कोई एक करना है, एनी वन करना है। तो एक करना है मतलब टोटल मार्क्स ही 2 है, मतलब एक आंसर आपका 2 मार्क के लिए। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, पहला आपका कॉन्सेप्ट मैप है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश होती है, उसके बाद क्या होता है स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर और नीचे जाओ तो स्टेप 5, और लास्ट में आता है काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे इस तरह से दिया है कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश होती है, पहले पूरे देश को इलेक्शन कमीशन छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करती है। उसके बाद वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर लिस्ट तैयार करती है। उसके बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स खड़े उतरते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो अपने फॉर्म्स फिल करते हैं, और नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी यानी जांच पड़ताल होती है, इलेक्शन कमीशन करती है। उसके बाद इलेक्शन का कैंपेन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन चलाती है, जिसमें वो बताती है कि पावर में आने के बाद वो क्या करेंगे। उसके बाद होती है एक्चुअल वोटिंग। आपकी इलेक्शन कैंपेन खत्म होती है और उसके बाद 2 दिन तक कोई भी कैंपेन नहीं होता, और 2 दिन के बाद एक्चुअल वोटिंग होती है, जहां आप जाकर के वोट देते हो एज अ वोटर। और फिर लास्ट स्टेप आता है जहाँ पे होती है काउंट्स होती है, वोट को गिनना, किसको कितने वोट मिले इसकी गिनती होती है। इसके बाद भी 2 स्टेप्स होते हैं, रिजल्ट अनाउंस की जाती है, किसने जीता किसने हारा, किसको कितने वोट्स मिले, सब रिजल्ट में पता चलता है। और उसके बाद रिजोल्यूशन का एक स्टेज भी होता है कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको रिजॉल्व करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि हमें दोबारा इलेक्शन लड़नी चाहिए, मान लो उन्हें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूएंसी सी में
झोल हुआ है इलेक्शन के टाइम पे, तो हमें यहाँ पे फिर से इलेक्शन करनी है, तो वो काम भी होता है कि तो एक्चुअली स्टेप्स इसके आगे भी होते हैं। फिर आपको एनी वन लिखा गया है, तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन है कि रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, 4 रीजनल पार्टीज का नाम बताइए। तो चैप्टर 3 पेज नंबर 89 पे आप देख सकते हैं, आपको टेबल में बहुत सारे नाम दिए गए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 4 नाम दिए हैं। शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ एनी वन। कोई भी एक आंसर इन ब्रीफ करना है 2 मार्क के लिए, मतलब एक आंसर लिखना है आपको 2 मार्क का। Which decision of the court has resulted in protection of honor and dignity of women? कोर्ट डिसीजंस के बारे में मैंने आपको बताया कि कोर्ट जजमेंट्स आती हैं, कोर्ट डिसीजंस जो लेता है उससे कई बार लोगों का अधिकार प्रोटेक्ट होता है कि तो ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिससे औरतों की डिग्निटी और उनका ऑनर प्रोटेक्ट हुआ। कोर्ट ने ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस दे दिए, तो सेवरल इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंपॉर्टेंट है जिससे औरतों का ऑनर और डिग्निटी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें इंक्लूडेड है डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज लेना और देना दोनों ही प्रोहिबिटेड है, दोनों ही अलाउड नहीं है, दोनों ही क्राइम है। लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, आपके लॉज है सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट। देन डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, घरेलू हिंसा भी अगेन क्राइम है, नहीं हो सकता, सजा मिल सकती है कि इनफैक्ट आई थिंक वो नॉन अवेलेबल है। These decisions help women get justice, safety, equal rights. इन डिसीजन से क्या हुआ, ये एक्ट है, ये कानून है, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिल सकता है, औरतें क्या कर सकती हैं, आपको न्याय मिल सकता है कि भाई देखो ये एक्ट है, प्रोहिबिशन एक्ट है, कहता है कि दहेज लेना गलत है, तो मुझे न्याय दो, दहेज लिया जा रहा है। फिर सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना, लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, डर लगता है लोगों को, तो आप सेफ फील करते हो कि भाई कानून है, सजा मिल सकती है, तो सेफ्टी महसूस होती है। इक्वल राइट्स यानी बराबर के अधिकार मिलते हैं। हालांकि देखो ये सब आपको सिर्फ लिखना है, प्रैक्टिकल की बात में मैं डिस्कशन में नहीं जाऊंगी। दे ऑल्सो क्रिएट अ बेटर एंड मोर रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट फॉर वुमेन इन सोसाइटी। क्योंकि कानून है तो हमें पता है हम कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन एक्ट को, उन सारे डिसीजंस को यूज कर सकते हैं अपने फेवर के लिए, हमारे लिए हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं कि सो वाई वुमेन्स नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आपको कोई 2 में से एक लिखना है, आपका सेकेंड क्वेश्चन है वाई वुमेन्स नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। किसी भी मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि लीडर मूवमेंट को गाइड करता है, उसको एक्टिव रखता है कि वो बताते हैं कि इस मूवमेंट का गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है। गलत मत समझना, आप लोगों में से बहुत इंस्टाग्राम और मीम्स वाले लोग हो, तो हमारे मूवमेंट का एम क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, वो ये लीडर होता है ना, बार बार याद दिलाता है। अब मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर से जब से पढ़ाना शुरू किया है, आप लोगों को क्या एम से, क्या गोल से पढ़ा रही हूँ कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, आपके लिए प्लान तैयार करता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान तैयार किया, आप लोग पहले आपके चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर मैंने आपको हर एक चैप्टर 3 पार्ट्स में करके दिया, वो मैंने प्लान किया कि हर एक चैप्टर में आपको कौन से 3 पार्ट्स में कवर करूं, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको, अच्छे से चीज़ें आपको याद आएं। और फिर वो स्ट्रेटजीज भी तैयार करते हैं ताकि मूवमेंट को सही डायरेक्शन दे सकें। आप लोगों को जो हासिल करना है वो आप हासिल कर सको जब आपके पास एक अच्छा लीडर होता है। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, एक सही दिशा देता है, मूवमेंट को एक सही डायरेक्शन में रखता है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है तो आपका जो मूवमेंट है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव यानी ज़्यादा असरदार होता है। जब आपके पास एक सही लीडर होता है, जब आपको आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको इफेक्ट नजर आएगा जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे, एंड यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मेरा एम था कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग सब अपने बोर्ड्स में पास हो जाओ, आप में से कोई भी हिस्ट्री पीएस के पेपर में फेल ना हो। तो अगर आप लोग पास हो जाते हो तो मुझे लगेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो था ये पूरा चैनल चलाने का, वो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। सो
यही था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 2022 का। इसी के साथ हमने 2022 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है। ये पूरा पीडीएफ जिसमें से मैंने आपको आंसर्स बताए हैं ना, ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे अपने डाउट बता सकते हैं, मुझे आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में स्पेशली, तो मुझे पता चले कि क्या आप लोगों को समझ में आता है, नहीं आता है, क्या है जो आपको समझने की ज़रूरत है, तो उस पर मैं काम करूँ आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। बने रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, आपके क्लासमेट से शेयर करिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे PYQ 2023 का, 2023 का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।